हेलो गाइस, वेलकम बैक टू iTech वर्ल्ड AKTU। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का यूनिट 2 को कवर करेंगे। तो ये बेसिकली यूनिट 2 का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है इंडियन लैंग्वेजेस का। तो समझ लेते हैं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज बेसिकली क्या है? की टू एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर। सो यहाँ पर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। जैसे अगर हमें किसी से बात करनी है, जैसे अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज का यूज करोगे, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए। हिंदी लैंग्वेज का यूज करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेज हो गई। सो इसके अंदर 4 लैंग्वेज फैमिलीज आ जाती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हो सकता है छोटे यहाँ पर शॉर्ट आंसर में आ जाए। सो यहाँ पर 4 लैंग्वेज फैमिलीज आ जाती हैं, जिसमें पहला आता है आर्यन। सो ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी ये लैंग्वेज। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो इसी लैंग्वेज ने यहाँ पर शो किया था। इवॉल्व फ्रॉम वैदिक संस्कृत टू मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। और धीरे धीरे पहले ये वैदिक संस्कृत में आई और फिर ये इंडो आर्यन लैंग्वेज में इवॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेविडियन। सो ड्रेविडियन जो थी वो आर्यन से भी ज्यादा ओल्डर लैंग्वेज थी। और ड्रेविडियन आपने सुना भी होगा बहुत सारी, जैसे कि जो लैंग्वेज अभी चल रही हैं साउथ इंडिया के साइड में, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है ना। तो इन सारी लैंग्वेजेस का जो बेस बनाता है, या बोल सकते हो ड्रेविडियन के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइनो टिबेटन। तो ये क्या है? ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में बोली जाती हैं और डिक्लाइनिंग ड्यू टू आर्यन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। और जैसे मैंने बताया कि आर्यन लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस था वो सबसे ज्यादा था, तो इसकी वजह से ये जो साइनो टिबेटन लैंग्वेज थी ये धीरे धीरे करके खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद है ऑस्ट्रिक। सो ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, बट मतलब सबसे पुरानी ऑस्ट्रिक ही है, बट स्पोकन बाय फ्यू, इन्फ्लुएंस्ड आर्यन लैंग्वेजेस एंड हेल्प शेप क्लासिकल संस्कृत। तो जो क्लासिकल संस्कृत है उसका जो बेस है वो ऑस्ट्रिक पे बना है। सबसे पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत कम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ राइटिंग इन इंडिया। बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर राइटिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ। ठीक है, सो इसमें क्या है? इन इंडिया बिगैन विद डाइवर्स कल्चर मर्जिंग ओवर टाइम। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहली अर्ली स्क्रिप्ट्स थी, जिनसे हमें पता चला कि पहले के टाइम में जो राइटिंग थी वो यहाँ पर कैसे कैसे इवॉल्व हुई, वो थी तुम्हारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अभी पढ़ेंगे, और करोष्टी इमर्ज। द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1920 revealed an even older script likely Dravidian from around 2500 BC. This shows that India had ancient writing system long before Aryan influence. देखो, ये सारे जो एविडेंस हैं, ये सारे जो प्रूफ हैं, वो यही शो करते हैं कि इंडिया के अंदर जो राइटिंग सिस्टम था वो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अब आप ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस केस में आप इन स्क्रिप्ट्स का नाम याद कर सकते हो, जैसे ब्राह्मी है, करोष्टी है, ठीक है, और द्रविडियन यहाँ पर बता सकते हो। अगर बाय चांस लॉन्ग में आ जाए, वैसे आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आ जाए तो ब्राह्मी को यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर देना। ठीक है, अभी बताऊंगी। और द्रविडियन हमने पढ़ ली, उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इनको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट है, सबसे पुरानी इंडियन स्क्रिप्ट है, यूज्ड अराउंड द फाइनल सेंचुरीज BCE एंड अर्ली सेंचुरीज CE। इट्स ओरिजिन इज डिबेटेड। बेसिकली ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये कैसे ओरिजिनेट हुई, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये अपने आप से इंडिपेंडेंटली इंडिया में डेवलप हुई, लेकिन कुछ बोलते हैं कि कुछ फॉरेन स्क्रिप्ट ने इसको इन्फ्लुएंस किया और फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट बनी, जैसे कि फिनिशियन और साउथ अरेबियन। ठीक है, सो इट मे हैव कनेक्शंस टू द ओल्डेस्ट इंडस वैली स्क्रिप्ट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुछ इंडस वैली स्क्रिप्ट चलती थी, ये कनेक्शन इसका जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, इसको उस स्क्रिप्ट से माना जाता है। और ये जो बेसिकली होती है ये लेफ्ट टू राइट होती है, हमारी इंग्लिश की तरह जैसे हम लिखते हैं। इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉवल्स भी होते हैं। और ये बेसिकली सिंपल क्लियर कैरेक्टर्स विथ अर्ली फॉर्म शोइंग लिमिटेड पंचुएशन। इसके अंदर कुछ लिमिटेड पंचुएशन मार्क्स होते थे। ठीक है, कुछ क्लियर और सिंपल कैरेक्टर्स होते थे, वॉवल्स होते थे, कॉन्सोनेंट्स होते थे। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, और बाकी सबसे ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट है वो आपको समझना है। ठीक है,
नेक्स्ट है हड़प्पन स्क्रिप्ट। सो हड़प्पन स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, सिंबल्स यूज बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन अनडिसाइफर्ड टू दिस डे। इसके अंदर बेसिकली कुछ सिंबल्स यूज होते थे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी यूज करते थे, और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि अभी भी जिनको डिसाइफर या समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, इनके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, यूजुअली 5 साइन विथ नो बायलिंगुअल टेक्स्ट फाउंड। इनके अंदर कोई टेक्स्ट फाइंड आउट नहीं होता है, कुछ इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में चीजें होती हैं। ठीक है, रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ब्राह्मी और हड़प्पन में यही डिफरेंस है कि ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और हड़प्पन राइट टू लेफ्ट विथ अराउंड 400 पिक्टोरल एंड एब्स्ट्रैक्ट साइन। तो देखो जैसे कुछ ऐसा मान सकते हो, कुछ ऐसा साइन होगा, इसका मतलब कुछ और होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी मैं बना रही हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट थी यहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद बट नॉट इनफ डेटा टू कंफर्म अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी ये, कुछ सिंबल्स का कुछ ऐसा यहाँ पर बोल सकते हो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था, कुछ ऐसे साइंस थे जिनको यहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो कीवर्ड है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद ही रखने हैं बस। ठीक है, बाकी चीजें तो ऐसे ही हैं, वो आप यहाँ पर मैंने कलर से मार्क कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द वेदास। ठीक है, तो ये सबसे आप वेद बोल सकते हो, द वेद है, इसमें साइलेंट रहता है। तो देखो वेद बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज्यादातर पेपर में आता ही है कि आप वेद को डिफाइन करो, या तो शॉर्ट में आ सकता है कि वेद का डेफिनेशन बताओ, वेद क्या होता है, या फिर लॉन्ग आंसर पूछ सकते हैं कि वेद को डिफाइन करो और 4 टाइप्स ऑफ वेद जो है उनको यहाँ पर इलस्ट्रेट करो। तो समझ लेते हैं। द वेद आर द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इन इंडिया रिटन इन संस्कृत। तो जो वेद हैं वो सबसे पुराने लिटरेचर हैं इंडिया के, और ये बेसिकली संस्कृत में लिखे जाते हैं। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो वेद के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों की नॉलेज है। आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ वेद होते हैं, जिसमें पहला होता है ऋग्वेद, नेक्स्ट है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद और फोर्थ है अथर्ववेद। समझते हैं एक एक करके। सो ऋग्वेद क्या है, द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेद, सबसे पुराना वेद है चारों में से, जिसके अंदर अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको रट लेना। ठीक है, 1028 हाइम्स होते हैं, 10,600 वर्सेस होते हैं। इसमें बेसिकली ऋग्वेद के अंदर क्या है, इसके अंदर डिटीज जो हैं, जो गॉड होते हैं उनको प्रेस किया जाता है, उनकी पूजा के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें आपके डिटीज आ गए जैसे कि इंद्र हैं, अग्नि है, सोम है। ये बेसिकली 1700 से लेकर 1100 बीसीई में कंपोज हुई थी। ठीक, और ये वैदिक जो ट्रेडिशन है उसका फाउंडेशन बनाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं भरी है, उतनी चीजें भरी हैं जितनी आपके लिए सफिशिएंट है। सामवेद क्या है, अगर आप ऋग्वेद की चीजों को मेलोडी में रख लो, बेसिकली म्यूजिक, उसको ऋग्वेद को अगर आप म्यूजिक में ट्रांसलेट कर दो तो उसको हम सामवेद बोलेंगे। ठीक है, इसको हम वेद ऑफ मेलोडीज भी बोलते हैं, और इसके अंदर 1875 वर्सेस थे, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का बेसिकली उसको इन्फ्लुएंस करने वाला भी यहाँ पर सामवेद ही था। यजुर्वेद क्या है, बेसिकली इसको बुक ऑफ रिचुअल्स बोलते हैं, इसमें सब मंत्र हैं, सारी चीजें हैं जो यहाँ पर यज्ञ जो होते हैं हमारे घरों में, है ना, वो सब यज्ञों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सारे मंत्र वंत्र इसी के अंदर लिखे हुए हैं। और यजुर्वेद में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि यजुर्वेद को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है कृष्ण या ब्लैक यजुर्वेद, और दूसरा होता है शुक्ल या व्हाइट यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, वेद ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज विद 730 हाइम्स। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अथर्ववेद के अंदर सब हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका क्या क्योर हो सकता है, कैसे आप बॉडी को हील कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेडिकल साइंस है उसका भी जो बेस बनाता है वो अथर्ववेद ही बनाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 टाइप्स ऑफ वेद थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं उपनिषद। तो ये सब शॉर्ट में ही आते हैं, इनका लॉन्ग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा भी तो ये पूछ सकते हैं कि उपनिषद को यहाँ पर डिफाइन करो। उपनिषद का जो मतलब होता है वो होता है सिटिंग डाउन नियर, नीचे बैठना किसी के पास। बेसिकली यहाँ पर ऐसा सिग्निफाई कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर कोई टीचर है एक, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के पास में बैठे हुए नीचे जमीन में जैसे पहले होता था, और टीचर जो है वो अपनी टीचिंग्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको इम्पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो उपनिषद को हम वेदांता भी बोलते हैं। तो अभी जो हमने वेद पढ़े ना, उनका जो फाइनल पार्ट है, बेसिकली उनका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है,
वो यहाँ पर उपनिषद देते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का जो मेन यहाँ पर फोकस है वो स्पिरिचुअल विजडम के ऊपर है। रिचुअल्स यहाँ पर चीजें जो है वो ज्यादातर मेंशन नहीं है। ठीक है, आपको क्या समझना है, आपको ये जानना है कि उपनिषद है क्या, और उपनिषद यहाँ पर बेसिकली 200 उपनिषद होते हैं। ठीक है, विद 10 प्रिंसिपल 1, तो बेसिकली 200 उपनिषद में से ये जो 10 उपनिषद है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप सारे तो याद नहीं कर पाओगे, तो इसमें आप इजी याद कर सकते हो, जैसे कि कथा है, प्रश्न है, मुंडका और मांडुक्य, ये दोनों याद कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कथा, मुंडका, मांडुक्य और प्रश्न ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पुराण। पुराण बेसिकली क्या, अगर आप ऐसे देखो तो इसका मतलब है पुराना, है ना, अगर इसको ऐसे पढ़ो हिंदी में तो इसका मतलब पुराना है। सो पुराण का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो कि एंशिएंट है, पुराने टाइम से चली आ रही है। तो वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली यहाँ पर पुराण बनाई गई, और इसमें बेसिकली क्या है, जो भी वैदिक टीचिंग है उनको स्टोरीज के थ्रू बताया गया है, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है, कुछ इवेंट्स के द्वारा बताया गया है, ताकि जो लोग हैं वो इन स्टोरीज को, वो इन इवेंट्स को जल्दी समझ पाए, है ना। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमें कोई ऐसी नॉर्मल चीज समझाया जाए तो हम लोग को शायद ना याद रहे, लेकिन वहीं उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हमें कोई कहानी के फॉर्म में, कोई स्टोरी के फॉर्म में कोई चीज समझाया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से क्लिकेबल होती है ना। तो वही चीज आपके पुराण में भी है, वेद की पूरी नॉलेज, पूरी टीचिंग यहाँ पर स्टोरीज के फॉर्म में समझाई गई है। ठीक है, इसमें भी तुम्हारे 18 महापुराण होते हैं और 18 माइनर पुराण होते हैं, और इन टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि क्रिएशन कैसे हुआ, ह्यूमन का डिसोल्यूशन कैसे हुआ, डिफाइंड जेनेलॉजीज, द एज ऑफ मानुस एंड लिनेजेस ऑफ किंग। पुराण are categorized based on their qualities, सात्विक, तमस एंड रजस, और द डिटी दे फोकस ऑन। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है रामायण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में देखो रामायण तो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, पूरी रामायण तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर समरी लिख दी है ताकि आपको पता रहे, अगर पूछ लिया जाता है, आएगा नहीं कि आप स्टोरी लिखो, हो सकता है समरी पूछ ली जाए, तो उस केस में आप लिख सकते हो। पेपर में ज्यादातर आने के चांसेस हैं इसके लेसन्स, कि रामायण जो टेल है बहुत अच्छी, उससे आपने क्या सीखा, कौन कौन से लेसन्स लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। समरी, अब मैं समरी यहाँ पर पूरी रामायण तो नहीं समझाऊंगी, लेकिन हाँ समरी में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आई होप आप लोग को रामायण पता होगी। सो द रामायण इज अ टेल ऑफ राम जी, अ प्रिंस डेस्टिन्ड टू रेस्क्यू हिज वाइफ सीता। तो बेसिकली ये जो टेल है, ये जो कहानी है, ये राम जी की है। ठीक है, और उनकी वाइफ सीता जी की है, फ्रॉम द डेमोन किंग रावण। Along the way, Ram, aided by his brother Lakshman ji and allies like Hanuman ji, faces numerous trials. The story teaches lessons in duty, loyalty, humility, and rightness, culminating in Ram's victorious return to Ayodhya after a 14-year exile. ठीक है, तो इसमें आप लोग को पता होगा कि राम जी को यहाँ पर 14 साल का वनवास हो गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या था, जो उनकी वाइफ थी उनको बेसिकली जो रावण थे उन्होंने यहाँ पर बोल सकते हो कि ऐसे किडनैप टाइप का, है ना, अपने वो राज्य लेके चले गए थे लंका में, फिर उन्होंने वहां से उनको छुड़ाया था, फिर राम जी यहाँ पर अयोध्या वापस आए थे। तो ये पूरी यहाँ पर कहानी है, समरी के फॉर्म में मैंने लिख दी है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेसन्स फ्रॉम रामायण, कि हमने रामायण से क्या सीखा, तो इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें देख लेते हैं, द रामायण ऑफर्स प्रोफाउंड मॉरल लेसन्स, जैसे ट्रुथ ट्रायम्फ्स, इसका मतलब सच की हमेशा जीत होती है। सो गुड अल्टीमेटली प्रिवेल्स ओवर इविल, बोल सकते हो सच्चाई पे बोल सकते हो ना कि सच्चाई पे विजय होती है हमेशा, है ना, हार जो इविल है वो हमेशा हारता है। एग्जेम्प्लीफाइड बाय राम्स डिफीट ऑफ रावण। ठीक है, तो यहाँ पर राम जी जो थे उन्होंने रावण को हरा दिया। ठीक है, तो द सिंबल ऑफ जो इविल थे, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कि हमेशा सच्चाई की विजय होती है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर Ram's exile reflects his commitment to honoring his father promise even at great personal cost. तो यहाँ पर राम जी को उनके पापा फादर ने बोला, है ना, कि आप जाओ यहाँ पर बोल सकते हो एग्जाइल में, ठीक है, वनवास में जाओ, तो उन्होंने यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं शो किया और वो डायरेक्टली यहाँ पर चले गए। तो ये उनकी रिस्पेक्ट शो करती है अपने एल्डर्स के प्रति। नेक्स्ट है यूनिटी विद सिबलिंग। तो यहाँ पर सिबलिंग्स का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि राम जी जब यहाँ पर वनवास जाने लगे तो उनको लक्ष्मण जी ने यहाँ पर अकम्पैनी किया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके साथ है फोर्थ है अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। सो सीताज डिजायर फॉर अ गोल्डन डियर
led to her abduction, showing how appearances can be misleading. ठीक है, तो ये भी शो होता है कि जो सीता जी थी वो बेसिकली गोल्डन डियर के अपीयरेंस से यहाँ पर खुश हो गई थी, है ना, वो चाह रही थी कि वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो यहाँ पर रावण का एक छल था। ठीक है, तो यही हमें फोर्थ चीज बताती है कि कभी कभी जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, इसके साथ आप बहुत सारी और भी चीजें लिख सकते हो जो आप सोचते हो कि हाँ ये चीजें हमने रामायण से सीखी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द महाभारत। तो महाभारत की भी पूरी यहाँ पर स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं नहीं पढ़ाने वाली, समरी मैंने लिख दी है यहाँ पर कि द स्टोरी ऑफ महाभारत सेंटर्स ऑन द डिनास्टिक स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि कौरव और पांडव के बीच में ये बेसिकली स्ट्रगल था थ्रोन के रिलेटेड, कल्मिनेटिंग इन द ग्रेट बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। द पांडव्स अल्टीमेटली ट्रायम्फ, और जो पांडव थे वो यहाँ पर जीत गए थे, बट द एपिक एंड्स विद द डेथ ऑफ कृष्ण, द फॉल ऑफ हिज डायनेस्टी एंड द एसेंसिनेशन ऑफ पांडव ब्रदर्स टू हेवन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी होगी। ठीक है, इसकी कहानी तो नहीं आएगी, थोड़ा बहुत इसकी समरी पढ़ लेना। हमें इसका जो पढ़ना है वो है लेसन्स फ्रॉम महाभारत, कि महाभारत टेल से हमने क्या क्या चीजों को समझा। तो पहला है काइंडनेस अलोन इजंट इनफ। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि हमेशा अगर आप काइंड हो सबके प्रति तो ये हमेशा काम आपका नहीं करता है ना। आपको बहुत सी चीजों में टफ बनना पड़ता है, आपको कुछ लोगों के साथ अपना बिहेवियर जो है वो हमेशा काइंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी काइंडनेस से आप इस वर्ल्ड में नहीं सर्वाइव कर सकते। ठीक है, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है बैड कंपनी रुइन्स लाइफ। तो शकुनी, आपको पता होगा शकुनी मामा जो थे उनका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था कौरव के ऊपर, है ना, वो बहुत ज्यादा खराब था, और बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल थे कि कौरव का जो डाउनफॉल हुआ वो बेसिकली शकुनी मामा के ही नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस थे उनसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है लॉयल सपोर्ट टेक्स यू फार। तो यहाँ पर लॉयल्टी की बात हो रही है। द पांडव हैड कृष्ण सपोर्ट एंड कर्ण वॉज ऑलवेज देयर फॉर दुर्योधन। तो यहाँ पर बेसिकली कौरव और पांडव की बात हो रही है कि दोनों ही पार्टीज में जो पांडव थे उनके पास कृष्ण जी का सपोर्ट था, और जो कर्ण है उसने बेसिकली अपना पूरा सपोर्ट, पूरी लॉयल्टी दिखाई दुर्योधन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉयल्टी भी हमें समझ में आती है। इसके साथ फाइट फॉर व्हाट्स योर्स। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ में आती है, नेक्स्ट लेसन हमारा यही है कि जो तुम्हारा है तुम उसके लिए लड़ो, तुम उसके लिए फाइट करो। ठीक है, क्योंकि पांडव को पता था कि जो किंगडम है वो उन्हीं के लिए है ना। यहाँ पर जो टाइम पीरियड था उसके बाद उनको किंगडम मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं मिली, तो उनका ये राइट है कि वो यहाँ पर इस चीज के लिए लड़े। टू मच इमोशन कैन क्लाउड जजमेंट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जो धृतराज थे उनका जो ब्लाइंड लव था दुर्योधन की तरफ, उसी की वजह से यहाँ पर दुर्योधन की जो चीजें थी वो खराब हुई, और उसी वजह से इतना ज्यादा बुरा कॉन्सिक्वेंस हुआ। ठीक है, तो टू मच इमोशंस कैन क्लाउड जजमेंट। ठीक है, तो ये सारे लेसन थे महाभारत के। अब इसमें और भी आपको जो लेसन समझ में आए आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर रामायण और महाभारत के लेसन जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है ये पेपर में आ जाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इस यूनिट के अंदर जो सबसे बोरिंग पार्ट है वो यही है। ठीक है, पेपर के अंदर अगर आए, अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो कोशिश करना कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से अटेम्प्ट करो। अगर उसमें से अटेम्प्ट करोगे तो नंबर गेन करने के चांसेस ज्यादा हैं। ये जो लिटरेचर वाला पार्ट है थोड़ा सा बोरिंग है, आप लोग हो सकता है इसको ना भी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसको ईजी बनाने का। देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या था बेसिकली, इसको हम पाली में लिखते थे। पाली क्या है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उस टाइप में पाली लैंग्वेज होती थी। ठीक है, और ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था बेसिकली ये मगध या बिहार, जो बिहार में है बेसिकली, वहां पर ये स्टार्ट किया गया था, जहां पर बुद्ध जी प्रीच करते थे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में रिटन है और ये मगध बिहार में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर को बेसिकली हम टू टेक्स्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक है कैनोनिकल, दूसरा है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल के अंदर बेसिकली आ जाता है विनय पीटक, सुट पीटक और अभिधाम पीटक, जिसके अंदर मॉन्ग से रिलेटेड, आपको पता होगा कि बुद्धिज्म के अंदर मॉन्ग्स होते हैं, है ना, तो उन मॉन्ग्स से रिलेटेड कौन से रूल्स हैं वो इसके अंदर मेंशन है। कुछ बहुत सारी बुद्धास की टीचिंग है वो सुत पीटक के अंदर मेंशन है, और बहुत सी फिलॉसफी तुम्हारी अभिधाम पीटक के अंदर मेंशन है। नॉन जो टेक्निकल तुम्हारा नॉन कैनोनिकल जो टेस्ट था उसके अंदर बुद्धास की जो पास्ट लाइफ थी उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कैसे कैसे चीजें करी, क्या क्या स्टोरीज थी, इन सब का यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन बुद्धिस्ट संस्कृत एंड प्योर संस्कृत with key contribution from scholars like नागार्जुन एंड अश्वघोषा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोएट्स के नाम लिखे हैं, कुछ स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया बुद्धिस्ट लिटरेचर में। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ाया है, मैंने डीप में वही चीजें पढ़ाई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर था वैसे ही जैन लिटरेचर है। अच्छा, बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखा गया था, जैन लिटरेचर तुम्हारा प्राकृत में लिखा गया है। वो तुम्हें मगध में यहाँ पर फाइंड आउट हुआ था, ये वल्लभी गुजरात में। इसके अंदर कुछ की टेक्स्ट आ जाते हैं जैसे कि उपन्यास है, फिर प्रकृन्यास है, तो थोड़ा सा इसके वर्डिंग अजीब है। ठीक है, वर्ड्स थोड़े से अजीब है, इनको लिख के याद करोगे तो याद हो जाएंगे। इसके जो मेन बेसिकली जैन लिटरेचर के जो मेन है वो है महावीर। आपको पता होगा कि जैनिज्म में जो मेन यहाँ पर है वो महावीर है। ठीक है, महावीर। और इन्होंने बेसिकली जैन की जो टीचिंग्स थी वो अलग अलग जगह जा जाके स्प्रेड करी थी। और जैनिज्म का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि जैनिज्म का जो मेन फोकस है वो अहिंसा की तरफ है, नॉन वायलेंस की तरफ है। ठीक है, जैन संस्कृत लिटरेचर, तो इसमें बेसिकली मोस्ट हमारे जो जैन लिटरेचर हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ जैन लिटरेचर जो है वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये इनके संस्कृत वर्क्स हैं, जो ये बहुत ही अजीब सा नाम है, चाहो तो याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्यास अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जैसे मैंने बताया था हमारे सिलेबस में है, इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र बेसिकली एक संस्कृत मैनुअल है, इसके अंदर बोल सकते हो एक बुक है, एक मैनुअल है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे स्टेट क्राफ्ट हो गई, इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ मिलिट्री स्ट्रगल्स के बारे में। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है कौटिल्य ने। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली की टॉपिक्स आ गए कि एक किंग की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, कैसे किंग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और मिनिस्टर्स का रोल क्या है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फेमस संस्कृत ऑथर्स एंड देयर वर्क। इसमें क्या है, बेसिकली आपको संस्कृत ऑथर का नाम याद करना है, जैसे कि अश्वघोषा, और इनके जो वर्क्स हैं वो जैसे बुद्ध चरिता है, महालंकार है। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स आप याद कर सकते हो। फिर इनको बोला जाता था फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट, और ये बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे। ठीक है, उसके बाद है भाषा, तो इनका भी यहाँ पर अलग अलग वर्क है, इनको याद कर लेना। जैसे पंचरत्न है, आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद कालिदास है, सभी ने सुना होता है, सभी ने सुना ही होगा, तो ये बहुत फेमस पोएट हैं। और फिर शूद्रका है, तो इनका भी ये वर्क है। तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर एक एक पोएट का नाम यहाँ पर याद करो, ऑथर का, और उनका कोई एक सिंपल सा वर्क याद कर सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। लिटरेचर इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज, तो ये बेसिकली बता रहा है कि इंडियन रीजनल लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर हैं, जिसमें 4 लिटरेचर आ जाते हैं: तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर एंड संगम लिटरेचर। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा आया कि आप चारों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो एक ही क्वेश्चन में। तो तेलुगु लिटरेचर क्या है, इसके अंदर बेसिकली जो बोल सकते हो कि इसके जो अर्ली वर्क्स थे, जो तेलुगु लिटरेचर का जो इनिशियल वर्क था वो बेसिकली रामायण और महाभारत के बेसिस पे था। फिर बाद में जो इसके ऊपर वर्क्स आए, जो टेक्स्ट आए तेलुगु लिटरेचर में, उनका मेन फोकस पुराण के ऊपर था। ठीक है, तो जो तेलुगु लिटरेचर का जो बेस है वो तुम्हारी हिंदू नॉलेज सिस्टम और मॉरल टीचिंग ने बनाया। कन्नड़ लिटरेचर में क्या है, कन्नड़ लिटरेचर बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड है: ओल्ड, मिडिल एंड मॉडल। इसमें बेसिकली अर्ली वर्क्स इसमें आ जाते हैं तुम्हारे लेटर, वीरशैव एंड वैष्णवा। इसमें आप कोई भी नाम याद कर लेना कि कन्नड़ लिटरेचर के ये सारे नाम हैं। मलयालम लिटरेचर में रामचरितम, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, भक्ति लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारी चीजें आई थी यहाँ पर, ये मलयालम लिटरेचर है। और संगम लिटरेचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। संगम लिटरेचर बेसिकली क्या है, तमिल लिटरेचर है ये बेसिकली, और ये 3 संगम से यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो पोएम्स थी, जो चीजें थी, वो तुम्हारी इंटीरियर, एक्सटीरियर, बेसिकली इमोशंस के बारे में इसके अंदर चीजें हैं, सोशल लाइफ के बारे में चीजों को बताया गया है। ठीक है, तो तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मलयालम और संगम लिटरेचर ये है। ठीक है, इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिटरेचर का नाम याद करना है और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उनको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आते नहीं है पेपर में, लेकिन है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। जैसे नदर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, लिटरेचर है। तो नदर्न इंडियन लैंग्वेज क्या हो गई, जैसे उस टाइम पे ब्रज भाषा चलती थी, अवधी लैंग्वेज बहुत बोली जाती थी, है ना, खड़ी बोली हरियाणा साइड में बहुत ज्यादा बोली जाती थी। तो ये सारी तुम्हारी लैंग्वेजेस थी। पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज क्या थी कि जो मुगल कोर्ट्स होते थे एंशिएंट इंडिया के टाइम में,
उसमें बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती थी, है ना। और आपको पता होगा कि जो उर्दू है बेसिकली वो हिंदी से ही डिराइव की गई है। कुछ हिंदी और पर्शियन का जो कॉम्बिनेशन है वही तुम्हारी उर्दू यहाँ पर बोली गई है ना, वहीं से उर्दू लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। हिंदी लिटरेचर में क्या है, हिंदी लिटरेचर बेसिकली हमें पढ़ना है इवॉल्व फ्रॉम, बेसिकली हिंदी लिटरेचर अपभ्रंश जो है उससे यहाँ पर इवॉल्व की गई है। और इसका जो मेन इन्फ्लुएंस है वो भक्ति मूवमेंट है, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी पोएट्री बिकेम डीपली डिवोशनल एंड पॉपुलर। तो ये जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने इन पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है। इस यूनिट के अंदर आपको जो मेन पढ़ना है, थोड़ी सी यूनिट 2 कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको चीजें थोड़ी ज्यादा याद करनी पड़ेंगी, लेकिन यूनिट 2 के अंदर जो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग आंसर में आ सकता है, वो है तुम्हारे वेद, ठीक है। उसके बाद रामायण एंड महाभारत की जो टीचिंग है वो, ठीक। उसके बाद यहां से आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारा नेक्स्ट यूनिट में है, तो उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। बाकी संगम हो सकता है कि सारे लिटरेचर आपके एक लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो आप उसमें चीजें लिख सकते हो, उनकी बेसिकली वर्क्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी यूनिट 2 थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।